नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे जिस तरह से हालात है मिडिल ईस्ट में हाहाकार, तो एशिया में भी हाहाकार और पड़ोसी मुल्क में तो पूछिए ही मत। पाकिस्तान के हालात तो बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। कुछ समय में यहां पर जंगों में हार क्या मिली, उसके अहम प्रतिष्ठानों में टेंशन मच गई है। दरअसल अब खबर यह है कि पाकिस्तान की जो सेना है और आईएसआई उनके बीच में ठन गई है। आखिर क्या है वहां पर हालात और ऐसा क्यों, और अगर ये ठनी तो उसके परिणाम आखिर क्या नजर आएंगे आने वाले वक्त में, बताएंगे आपको इस खबर का पूरा एक एक पहलू। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसमें पाकिस्तान को जो करारी हार मिली, उसके बाद में आसिम मुनीर की सेना को कई मोर्चों पर हार का मुंह देखना पड़ा है, भले ही वो ये माने या ना माने। अब खबर यह है कि इस हार ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच की दरार को और चौड़ा कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी सेना है और आईएसआई, उनके बीच में पिछले कुछ महीनों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा, या ये कहा जाए कि तालमेल बड़ा कमजोर हुआ है। अब दावा ये किया जा रहा है कि जो आईएसआई है उसके ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी देने में एक तरह से वो नाकाम रही, जिसके बाद पाकिस्तान को बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जंग जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। उसने बाकायदा चेक पॉइंट्स तक बना रखे हैं ताकि पाक सेना या आईएसआई के लोगों को रोका जा सके। हालात ऐसे हो गए कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना भी कार्रवाई करने से हिचक रही है। अब सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की सेना का मानना है कि उनके पास खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कोई सॉलिड इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है। जानकारी तो ये भी है कि सीडीएफ आसिम मुनीर ने सेना और आईएसआई के टॉप अधिकारियों के साथ में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने आईएसआई को कड़ी फटकार लगाई। जानकारी है कि आईएसआई की नाराजगी की बड़ी वजह उसमें एक बड़े फेरबदल की आशंका है। खबरों की माने तो सीडीएफ आसिम मुनीर ने कुछ महीने पहले ही बीएलए और टीटीपी कमांडर्स के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने को कहा था। बैठक में खासतौर पर टीटीपी चीफ नूर वली महसूद का जिक्र किया गया। अब खबर यह भी है, सूत्रों की माने तो सीडीएफ आसिम मुनीर आईएसआई के साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग से भी नाराज बताए जा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहेंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग से नाराज होना यानी कि बड़ी बात मानी जाती है। अब माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से जो जंग है उसके साथ ही बीएलए और टीटीपी पर कंट्रोल करने में पाकिस्तान की सेना नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तान की सेना ने कुछ दिन पहले काबुल में एक हॉस्पिटल पर अटैक किया, जिसमें 400 लोगों की जान चली गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अब पाकिस्तान दावा कर रहा है कि जो हमला था वो आतंकियों के ठिकाने पर था, लेकिन बलूचिस्तान या फिर अफगानिस्तान की तरफ से जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं वो इससे इतर हैं। वो कहा जा रहा है कि आम जनता को निशाना एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना ने बनाया। याद होगा आपको, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के हमलों में कोई बड़ा तालिबानी कमांडर तक मारा नहीं गया। अब पिछले साल अक्टूबर में टीटीपी नेता नूर वली को निशाना बनाने का दावा किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो दावा भी कोरा झूठ साबित निकला है। जाहिर है कि पाकिस्तान ना तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का आक्रोश कम कर पा रहा है और ना ही पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते वो सामान्य कर पा रहा है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के दो अहम संस्थानों में आपसी खींचतान की खबर आ रही है। अब बड़े सवाल ये, क्या पाक सेना की हार की वजह से आईएसआई के साथ में रिश्ते अब खराब हो रहे हैं? क्या पाक सेना और आईएसआई अपने देशों में ही ऑपरेशन चलाने में नाकाम हो गई? क्या पाक सेना का इतना कमजोर होना मुनीर के सीडीएफ बनने पर सवाल खड़े नहीं करता? ये वो तमाम सवाल है जो लोगों के जहन में है। करेंगे चर्चा इस पर। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच एक्टिविस्ट रशीद बलोच मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से मेजर शेख नदीम मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वजीहा सईद भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। इस बार मैं चर्चा की शुरुआत चाह रही हूँ, जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, मेजर शेख नदीम आपसे करूँ। आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। पिछले कुछ वक्त से बड़ी नाराजगी नजर आ रही है। कल आप कह रहे थे पाकिस्तान की सेना
को कई बार काम करने के लिए भी शायद ये कहा जाए सरकार को भी सेना से मदद मांगनी पड़ती है। अभी तो ऐसा लग रहा है बड़ी नाराजगी है, वजह क्या है? क्या बीएलए और टीटीपी ने इतनी ज्यादा नाक में दम कर दिया? देखिए, ये सारी फेक न्यूज हैं और ये शाम के अखबार में आती है आपके मुल्क में। अच्छा। और ये वी रिजेक्टेड और वी डिसमिस दीज फेक इंफॉर्मेशन। पहली बात तो ये कि देखें, आईएसआई और सीडीएफ, पहली बात है कि आईएसआई के जो डीजी होते हैं वो अंडर कमांड होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, ठीक है। और पाकिस्तान में आर्मी का डिसिप्लिन आपको पता ही है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ऑपरेशन सोप में जो आप लोग के साथ किया। दूसरी बात ये देखें, कोई भी ऐसा मसला आपस का हमारा इस वक्त नहीं है। ये वो आईएसआई है जिसने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, ये वो आईएसआई है कि जिसकी वजह से आखिर में अमेरिका 730 में बैठ के यहाँ से उनका आखिरी जर्नैल भी जो है वो दरवाजा बंद करके गया। तो आप उस आईएसआई के ऊपर डाउट कर रही है। फिर ऑपरेशन सिंदूर में हमने आपको बड़ा अच्छा जवाब दिया है। आपके 6 तैयारे जो आज मैक्रोन साहब पूरी दुनिया में चीखते फिर रहे कि यार हमारी फाइल की जो मार्केट है वो खत्म कर दी, आइंदा इनको तैयारी नहीं देंगे कि पूरी मार्केट तबाह कर दी। या तो ये सारे तैयारी ले और खुद ही बनाए ताकि हमारे मार्केट खराब ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ऐसे को दुनिया में इस वक्त चमक रही है। और ट्रम्प साहब तो सीडीएफ को बुलाकर कई दफा आप देखिए, यही बोलने वाली थी, आप वो ट्रम्प साहब का जिक्र करना भूल गए शायद अभी, कि ये कहा जाए जिस रूप में। और मैं तो कल की बार मैं इवन डिबेट ओवर होने के बाद में भी बार बार सोच रही थी कि अमेरिका की तरफ से जब सीनेट ने ये तुलसी गबार्ड ने जब बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की, पाकिस्तान को बड़ा थ्रेट बताया और आतंकी गतिविधियों में या धोखेबाजी का बात बताया, आप उसमें भी गदगद हो रहे थे। यहाँ पर मैं अनुज माथुर जी का रुख करना चाह रही हूँ। अनुज माथुर जी, जो कई रिपोर्ट सामने आती हैं वो रिपोर्ट तो बार बार ये दर्शाती है कि हमेशा से पाकिस्तान की जो सेना है वो सरकार रूल करती है और वहां के जो प्रधानमंत्री रहे एक तरह से वो पपेट रहे हैं। और कल डिबेट में हालांकि स्वीकार भी किया था नदीम जी ने हालांकि इस बात को, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? क्या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई, इसी वजह से सरकार सेना आईएसआई के प्रति नाराजगी जता रही है? जय हिंद नैना, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। ये कई दफा खास करके मेजर नदीम काफी गर्म भाषा में और बिना बात अपने बात तैयारे वैयारे गिरा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, इनको खुद को पता है। मैं आपको एक बात बताता हूं नैना, कि जो सेना होती है उसको मालूम होता है वो जीती है या नहीं जीती है, ये मार खाई है या नहीं मार खाई है। तो नदीम साहब, आप इसको शांत रहें इसके बारे में। ये बात अभी मुद्दा नहीं है कितने तैयारे गिरे। आप उस समय का वर्ल्ड मार्केट उठा करके देख लें कि किस तरीके से चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री के जो शेयर्स थे वो नीचे गिरे थे, किस तरह से एक फेक रिपोर्ट्स अखबारों में, अमेरिकन न्यूज़पेपर। एक मिनट प्लीज, एक मिनट नदीम प्लीज, मेरे को शक है कि आप आर्मी वाले हैं, मुझे शक है। आई एम वेरी वेरी डाउटफुल माय डियर। प्लीज, डिड आई से अ वर्ड व्हेन यू वर टॉकिंग? प्लीज यार, लिसन टू मी। आपको कोई तकलीफ है बाद में बोलना? आपने तो 1971 में 18 दिसंबर का अखबार उठा के देख लीजिए, आप 93,000 सरेंडर कर चुके थे, तब भी आप कह रहे थे हम जीत रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार आप? इतना ज्यादा फेक न्यूज, झूठ, इसके ऊपर लेट अस फिनिश इट, लेट अस। वो अभी इशू नहीं है। जो अभी इशू है वो इशू ये है कि आज की तारीख में जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हो रहे हैं, चाहे वो बीएलए बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इनके डीजीआईएसपीआर ने खुद ने इस बात को माना है कि उन्होंने जाकर के एक इस प्रकार के रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर हमला किया है। और फिर उसको कवर करने की कोशिश करिए कि तमाम जितने भी दुनिया के जो फिदाई नहीं होते हैं या जो अपने आप को उड़ा देते हैं, वो सारे चर्सी होते हैं, या वो सारे, उन्होंने पता नहीं क्या शब्द प्रयोग किया था, जो सारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। और ये जो यहाँ पर थे वो सारे, यहाँ पर एक मिनट प्लीज 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 है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर उन्हीं को तैयार किया जा रहा था, इसलिए हमने वहां जाकर के हमला किया। ये पहले तो बना करते रहे और अब इस बात को वो मान रहे हैं। कल तक वो, तो ये बात इसको समझने की जरूरत है। एक मिनट, तो उनके जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है ये इन्होंने बालाकोट में देख लिया है। इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है ये इन्होंने सिंदूर के दौरान में देख लिया है। तो ये इसको कहीं ना कहीं इस बात को देखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि वही बात निकल करके सामने आ रही है कि कैसे आप
किसी भी प्रकार से कोई एक्टिविटी कर पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो ये वजह है। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि सीडीएफ को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है वगैरह, सीडीएफ तो पहली बार बना है कितने हजारों साल के बाद, 50 साल के बाद पाकिस्तान में। ये जो रिपोर्टिंग वगैरह है इसको आप प्लीज छोड़ दें, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई पाकिस्तान की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और डिप्लोमेटिक दशा और दिशा दोनों तैयार करने में अपना पूरा हाथ रखती है। चार बाउट्स, सवाल करूं मैं आपसे, चार बाउट्स डायरेक्ट, चार बाउट्स डायरेक्ट। प्लीज, I will give you all answers, my dear. I will give you all answers. Please, I will give you all answers. Enough. So उसने जो उसमें दशा और दिशा दोनों इनका करने में 4 डायरेक्ट बाउट्स अमेरिका पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की हो चुकी हैं। याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल नाम मात्र की है और सारा डिसीजन मेकिंग राष्ट्र की दशा और दिशा सेना और आईएसआई तैयार करती है। अब ये कहेंगे हमारा हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये पूरा सेना वहां पर चलती है ना। हाँ बोलिए प्लीज। सर ये वर्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका है $88 बिलियन का बजट और हमारा है $8 बिलियन का बजट। इसमें जरा फर्क तो बताएं कि क्या है इतना बड़ा फर्क। और आज तक एक सदी भी आपके जनाब बूट्स ऑन ग्राउंड से करीब भी नहीं फटक सके। आप हमें कहते हैं हम आर्मी ऑफिसर नहीं है, चले आप मुझे छोड़ दें, मैं आई एम नॉट, अगर इफ यू थिंक आई एम नॉट एन आर्मी ऑफिसर, यू आर अ जनरल सर, यू शुड नॉट टॉक रॉट, यू शुड नॉट टॉक लाइज। ठीक है, आपको कम से कम अपने रैंक की क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए। आप उस तरह की बातें कर रहे हैं कि डीजीआईएसपीआर ने एक्सेप्ट, डीजीआईएसपीआर ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया। डीजीआईएसपीआर ने ये कहा कि जो नशे होते हैं सर उनको ये बनाकर लाते हैं। ठीक है, और हैड आई बीन अ सिविलियन, तो मैं फिर आपके साथ दूसरे अंदाजे बात करता। आई गिव यू प्रॉपर रिस्पेक्ट ऑलवेज इन एवरी प्रोग्राम। ठीक है, जब भी आप कहते हैं नदीम चुप हो जाओ, आई ऑलवेज गेट क्वाइट। और कभी मैंने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं की, बिकॉज आई एम एन आर्मी ऑफिसर, इसीलिए आई नो यू आर ए जनरल, तो आई रिस्पेक्ट यू लाइक अ जनरल, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि $88 बिलियन और $8 बिलियन, दूसरा आप लोग का जो कैबिनेट है पूरी दुनिया भी जानती है वो है 737 तैयार है, जैसे बोइंग होता है ना, $77 बिलियन का, और हमारा है $138 बिलियन का। फिर आप देखिए कि आप जो बात करते हैं जीडीपी की, वो कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। आप कहते हैं नॉमिनल जीडीपी में बिल्कुल आप 4th नंबर पर है। नॉमिनल जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ रिच कंट्रीज। नॉमिनल जीडीपी या पीपीपी ये इंडिकेटर नहीं होते। रिच कंट्रीज के अंदर जाके गूगल कर लेंगे आप। शेख नदीम सुनिए, कुल मिलाकर फिर भी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो जाती है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो जाती है। आप कम से कम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो आईएमएफ के सामने बार बार नहीं जाना पड़ता। अगर हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ पर लोग मत देते हैं, वोट देते हैं, और सरकार जो है वो देश का प्रधानमंत्री या रूलिंग पार्टीज चलाती हैं, ना कि ये कहा जाए कि किसी थर्ड पार्टी या ये इतने ज्यादा पंगु हो जाए कि वहां की सेना को हस्तक्षेप करना पड़े। लेकिन बार बार एक बात में आगे बढ़ना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, इसको लेकर मैं बलोच एक्टिविस्ट का रुख करते हुए उनसे सवाल करना चाह रही हूँ। सर, जिस तरह से अभी हालात नजर आते हैं राशिद जी, अब बार बार ये कहा जा रहा है कि जो बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं उसकी वजह ही दरअसल इस तरह के हालात को लेकर है कि अब नाराजगी है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो पहले एक तरह से रूल करती थी बलूचिस्तान में, वो नहीं हो पा रहा। अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी बड़े एक तरह से चुनौतियां देते नजर आते हैं। क्या ये बड़ी चुनौतियां ही एक तरह से अब ये कहा जाए मुश्किल में लेकर आ रही है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के रिश्तों को? हाँ, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको, या पाकिस्तान का जो वेरी आइडिया ऑफ पाकिस्तान उसको समझें, तो इसमें एक बुक है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसको कोहन ने, एक अमेरिकन राइटर है, उसने लिखा था। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और जो सारा सिस्टम है स्टेट के, सारे ऑर्गन्स वो फौज के और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। रही बात यह है कि वहाँ जमहूरियत आएगी या जमहूरियत को पनपने दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट, वो हमेशा अमेरिका या दूसरे कंट्रीज का सबऑर्डिनेट रही है और आज तक भी है। और पाकिस्तान की जो वेरी आइडिया है कि द होली लैंड,
अब मुस्लिम्स जो खेल रहे हैं, हालांकि ये वही कंट्री है जिसने सबसे पहले बलूचिस्तान के जो एक मुस्लिम कंट्री था उस पर अटैक किया, तो ये वो वेरी आइडिया के बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट, जैसे पहले मेरे दोस्त ने कहा था कि वहाँ 5 मिलिट्री कू हुए हैं, मैं वहाँ तकरीबन कोई 6 या 7 मिलिट्री कू हुए हैं, कुछ इंटरिम कू भी थे जो कामयाब नहीं भी हुए। लेकिन रही बात कि अगर रिफ्ट है आईएसआई में या फौज में, तो क्या ये आगे जाके कौन सी शक्ल इख्तियार करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो डोमिनेंट कौम है वो पंजाबी है और पंजाब है। पंजाब की जो पब्लिक है और पाकिस्तान आर्मी जो तकरीबन 90 से बढ़कर उसकी आबादी जो है वो पंजाबी है, तो ये दोनों हमेशा पाकिस्तान की आइडिया पे एक पेज पे। रही बात बलूचिस्तान, सिंध और केपीके के, वो तो ना ही पाकिस्तान की जो है हिस्टोरिकली उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना कोई जद्दोजहद किया, ना कि उनका कोई वास्ता है पाकिस्तान से। तो जब भी फौज में इस तरह के शिफ्ट आते हैं या रिफ्ट्स आते हैं, तो ये उनको हर वक्त हल करने की कोशिश करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ पंजाब पॉपुलेशन। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का जैसा आपने बताया, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सबसे पहले बेनिफिशियरी है, वो हकीकत में वो उस तरह के प्रोफेशनल आर्मी अगर उनको कहें तो प्रॉपर्टी डीलर है। ये वही आर्मी है जो जब रिटायर होते हैं ये कोई आम बंदे से उठ के ये मिलियनियर बन जाते हैं, और उनमें से अक्सर वो होते हैं जो अपने मुल्क को छोड़ के हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान धरती माँ कहते हैं, अपने मुल्क को छोड़ के बाहर मुल्कों में जाके ये पनाह लेते हैं वहाँ, क्योंकि अपने मुल्क तो इन्होंने बर्बाद किया है, ये तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। पाकिस्तान के सबसे जो बड़ा बेनिफिशरी है वो तो यही आर्मी है, उसके बाद जो बेनिफिशरी है वो पंजाब है, क्योंकि बाकी जो आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं इस वक्त? खामोश, आप खामोश है ना, आपने पहले दूसरों को इखलाकियत मैं पूछ रहा हूँ सवाल, आप कह रहे हैं ना भाग जाते हैं, छोड़ दिए चलाते हैं, आप पता है मेरा जहाँ भी आप मुझे छोड़े, मुझे आप छोड़े, मैं जहाँ भी हूँ आप मुझे छोड़े। तो ये इनका हाल है कि बलूचिस्तान, केपीके और सिंध के वसाइल को लूट लूट के ये खुद इतने बड़े हो चुके हैं कि ये तो अभी खुद जंग के काबिल तो हैं ही नहीं। ये तो कभी लेते हैं अमेरिका का जो है पपेट का किरदार अदा करते हैं, कभी दूसरे मुल्क के लिए पपेट का किरदार अदा करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद मैं एक अफगान डिप्लोमेट था उस वक्त, वो पाकिस्तान में था, जो सोकाल्ड पाकिस्तान है, और अब्दुल सलाम ज़ईद, तो उन्होंने बताया, खुद अपनी जो याददाश्त लिखे, उन्होंने कहा कि किस तरह इन्होंने मुझे अमेरिका के कहने पर उठाया, डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स को पांव तले रूंध के अमेरिका के मुझे हवाले किया, और अमेरिका के जो जनरल्स थे इनके साथ मिलके उन्होंने मेरी किस तरह बेहतरामी की, ये लोग साथ में खड़े थे और हंस रहे थे। तो ये इनकी अखलाकियात है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है, लेकिन रशीद जी बात ये हो जाती है कि यही तो वजह है कि अब हालात बदल रहे हैं, हालात इस तरह से बदल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी की तरफ से या आसिम मुनीर की तरफ से अफगानिस्तान के कई ऑपरेशन में शामिल ऑफिसर्स को हटा दिया जाता है। मैं यहाँ पर जिस तरह से अभी हालात हैं, मैं वजिया सईद का रुख करना चाह रही हूँ। वजिया सईद, अब बड़े इश्यूज जरा समझिएगा कि आखिर क्यों बार बार आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के बीच में तालमेल नहीं है, नाराजगी है। उसकी कई वजह हैं, भले माने या ना माने। पिछले कुछ वक्त से बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बीएलए के लड़ाके कई बड़े हमलों को अंजाम देते हैं, लेकिन आईएसआई की खुफिया एजेंसी फेल साबित होती है। टीटीपी ने अगर हमलों को अंजाम दिया, ऑपरेशंस को अंजाम दिया, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा कामकार ये कहा जाए कि नजर नहीं आया। बीएलए ने ऑपरेशन चलाया हेरॉ फेज 2, इस दौरान भी कई ऐसे शहर थे जहां पर 10 घंटों से ज्यादा तक यहां पर कब्जा करके रखा। उस दौरान भी ये कहा जाए कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से निल नजर आता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।